3, 2, 1. Our next topic in organizing chapter is organizational structure. Organizational structure का एक छोटा सा पार्ट अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था. अब यहां पर हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. When a manager is performing organizing function, जब एक मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, मतलब प्लानिंग के बाद जब वो ऑर्गेनाइजिंग कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करता है वो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, देन सेकेंड स्टेप डिपार्टमेंटलाइजेशन, फंक्शनल और आइदर डिविजनल, देन उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, देन एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. जब मैनेजर ये चार चीजें परफॉर्म कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उस समय an organizational structure get created automatically. and organizational created मतलब एक organizational structure automatically create हो जाता है, which defines job position, authority, responsibility of different employee. ठीक है, जो एक ऐसा मतलब बोल सकते हैं स्ट्रक्चर का हिंदी में मीनिंग बोलते हैं ढांचा. ठीक है, जैसे अपना स्कल, अपना पूरा स्केलेटन है तो वो अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करता है. वैसे ही जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म होता है तो एक कंपनी का स्केलेटन वहां पे तैयार हो जाता है, मतलब कौन सा मैनेजर किसके नीचे कहां पर है, उसका क्या काम है. ठीक है, ये चीज. तो विच डिफाइंस जॉब पोजीशन, मतलब किसकी जॉब पोजीशन हायर है, किसकी जॉब पोजीशन लोअर है. अथॉरिटी, अथॉरिटी किसके पास कितनी ज्यादा पावर है. रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसको कितना काम करना है ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉय, मतलब अलग अलग एम्प्लॉय की बात समझ में आ रही है. एक कंपनी का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है. ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब से समझना, एक कंपनी का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है और वहां पे हर एक एम्प्लॉय को अपने अथॉरिटी, हर एक एम्प्लॉय को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक एम्प्लॉय के पास क्या पोजीशन है वो उसको पता रहता है. ठीक है, और डिटेल में देखते हैं. नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन मतलब कि सुपीरियर, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट, इस तरीके से नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन. रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसके पास कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स अपन को पता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. और ये जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये भी भाई पता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ही क्रिएट होती है. ठीक है, जिसके पास जितनी ज्यादा अथॉरिटी होगी वो टॉप लेवल में हो जाएगा, जिसके पास कम अथॉरिटी होगी वो मिडिल लेवल में हो जाएगा, और जिसके पास सबसे कम अथॉरिटी होगी वो लोअर लेवल में हो जाएगा. तो ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ही क्रिएट होता है. और अगर और सिंपल अपन डेफिनेशन देखें, ऐसा फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क मतलब एक स्ट्रक्चर विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर टू बी परफॉर्म, जिसमें मैनेजरियल मतलब सारी प्लानिंग पॉलिसीज डिसाइड करना, ऑपरेशन उसको कैरी ऑन करना, ये सारा काम चलता है. एक फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल वर्क इज डन या इज परफॉर्म्ड. यहां पर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर अपन और डिटेल में देखेंगे. यहां पर उसके पहले एक चीज देख लेते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब पता है यहां पर क्या है कि एक मैनेजर, ठीक है, एक मैनेजर अपने नीचे कितने सबऑर्डिनेट को अच्छे से काम करवा सकता है. ठीक है, मैनेजमेंट तो अपन ने पढ़ा था, मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स. ठीक है, तो यहां पर मैनेजमेंट मतलब कि कौन सा मैनेजर कितने एम्प्लॉयज को अपने नीचे मतलब अपने सबऑर्डिनेट, ऐसे सबऑर्डिनेट्स अपने से काम करवा सकता है, कितने अच्छे से इफेक्टिवली काम करवा सकता है. अब होती है कैपेसिटी अलग अलग होती है. हो सकता है एक मैनेजर अपने नीचे 10 लोगों से बहुत अच्छे से काम करवा पा रहा है, अच्छे से मैनेज कर रहा है. हो सकता है एक मैनेजर अपने नीचे केवल एक ही इंसान से काम करवा पा रहा है. ठीक है, तो इस चीज को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं. पढ़ लेते हैं एक बार. इट मींस how many employees or subordinates can be effectively managed by one manager. ठीक है, एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को, कितने अपने जूनियर्स से अच्छे से काम करवा सकता है, उसको मैनेज कर सकता है. और how many subordinate can be controlled by superior. ठीक है, मतलब एक सुपीरियर कितने लोगों से काम करवा सकता है. इस चीज को यहां पे बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, अब यहां पर ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं,
वो समझना। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि वो मैनेजर जो है, मैनेजर अपने नीचे मतलब अपने सबॉर्डिनेट लेवल पे ज़्यादा लोगों से काम नहीं करवा पाता है, ठीक है। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब मैं अगर मैनेजर हूँ, मेरे नीचे एक ही काम करे तो मैं उसी को ढंग से इफेक्टिवली मैनेज कर पाऊंगा, इसको बोलते हैं नैरो मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है तो वहां पे स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट होगा, टॉल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ये मैनेजर, इसके नीचे एक और मैनेजर, फिर इसके नीचे सबऑर्डिनेट, मतलब मैनेजर फिर सबऑर्डिनेट फिर सबऑर्डिनेट। तो अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत नैरो है तो स्ट्रक्चर टॉल क्रिएट होगा, ठीक है। अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइड है, मतलब एक इंसान बहुत लोगों से काम करवा सकता है, तो जैसे यहां पर ए है, ए बी सी डी ई चारों से काम करवा रहा है, बी जो है एफ और जी दोनों से काम करवा रहा है, सी जो है आई जे दोनों से काम करवा रहा है, डी जो है के एल दोनों से काम करवा रहा है, तो ई एम और एन दोनों से काम करवा रहा है। तो यहां पर अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइड है तो हमारा स्ट्रक्चर फ्लैट बनता है, ठीक है। और अगर हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो है तो हमारा स्ट्रक्चर टॉल बनता है, ठीक है। ये कंपनी का स्ट्रक्चर है। अब यहां पर दोबारा एक बार पढ़ते हैं, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन टॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहां पर टॉल स्ट्रक्चर। क्लियर है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या कि एक सुपीरियर अपने नीचे अपने सबऑर्डिनेट लेवल पे कितने लोगों से काम करवा सकता है, उस कैपेसिटी को बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहां पर दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। मैं क्यों बोल रहा था आप लोगों से कि हमने पढ़ चुका है, क्योंकि लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो स्टेप थी, सेकंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जहां पे डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा था, वहां पे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा था और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा था। ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर व्हेन एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड फंक्शन और जॉब, मतलब एक काम से रिलेटेड वर्क को हम एक ग्रुप में जब डिवाइड कर देते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर है और एक ही प्रोडक्ट, कंपनी केवल एक ही प्रोडक्ट बनाती है। इस केस में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्शन का एक ग्रुप हो गया, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केटिंग का एक ग्रुप हो गया, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड फाइनेंस का एक ग्रुप हो गया, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड परचेज का एक ग्रुप हो गया। तो यहां पे 4 डिपार्टमेंट बन गए, D1, D2, D3 और D4। तो व्हेन डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड और जॉब टू बी परफॉर्म्ड इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर यहां पे किसको कहेंगे, व्हेन एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कंपनी जब एक प्रोडक्ट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही होती है उस समय हम डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। एग्जांपल, एक कंपनी है ए लिमिटेड मान लेते हैं कंपनी का नाम, एंड वो कंपनी वहां पर 4 प्रोडक्ट बना रही होती है, टेक्सटाइल मेडिसिन, यहां पे स्टेशनरी ले लेते हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है, स्टेशनरी एंड सोप्स। तो यहां पे टेक्सटाइल के अलग 4 डिपार्टमेंट हो जाएंगे, परचेस हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया और प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेस। मेडिसिन के अलग 4 डिपार्टमेंट हो गए, सेकंड प्रोडक्ट के अलग 4 डिपार्टमेंट हो गए, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेस, ठीक है। स्टेशनरी के अलग डिपार्टमेंट हो गए, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेस। एंड सोप्स जो 4th प्रोडक्ट है हमारा, उसके अलग डिपार्टमेंट हो गए, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेस, ठीक है। तो यहां पर अगर स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है उसको क्या कहेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और जॉब टू बी परफॉर्म्ड बन रहा है उसको क्या कहेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पे हमने केवल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, अब हम नेक्स्ट और डिटेल में जाएंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।